जय 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 भवानी। आमचा प्रयत्न आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मराठा समाजाला त्या ठिकाणी न्याय मिळाला पाहिजे। स्वच्छ भूमिका मांडलेली आहे मराठा पवार साहेब, तुम्ही सुद्धा मांडलेली आहे, काँग्रेसने सुद्धा मांडलेली आहे। मग मराठा आरक्षणाचं बिल लोकसभेमध्ये आणा। महाराष्ट्र में मराठा समाज को ओबीसी के अंदर 50% के अंदर रिजर्वेशन चाहिए, वो छोड़ के बाकी सब दे रहे हैं। इसलिए हमको बहुत चिढ़ कायदे से भी चिढ़ हो रही, क्योंकि हम हो गए 50 साल 70 साल लड़ रहे और खुद से तो 25 साल हो गए। तो क्या सचमुच महाराष्ट्र का मराठा वोट बैंक बीजेपी और उसके साथियों से छिटक गया है? क्या महाराष्ट्र की वोट बैंक पॉलिटिक्स लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा उलझ गई है? मराठा आरक्षण के नाम पर क्या महाराष्ट्र में मराठा अब मराठा वर्सेस ओबीसी हो गया है? महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में क्या हुआ ये तो सबके सामने है। महाविकास आघाड़ी ने 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की और एनडीए को 17 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के खराब प्रदर्शन की कई वजहें गिनाई गई। कहा गया कि एनसीपी और शिवसेना का टूटना बीजेपी पर भारी पड़ गया। दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ लाना भी बीजेपी को महंगा पड़ा और सबसे बड़ी वजह बताई गई विपक्ष के आरक्षण खत्म करने वाले फेक नैरेटिव को। नतीजा ये हुआ कि मराठा आरक्षण की मांग के लिए पहले से सड़कों पर आंदोलन कर रहा मराठा समाज बीजेपी के पाले से छिटक सा गया। मराठा समुदाय महाराष्ट्र की कुल आबादी का 28% है, यानी लगभग 3.5 करोड़ लोग मराठा समाज से आते हैं। इसमें 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को 39% मराठाओं ने वोट डाला और एनडीए को 46% मराठा वोट मिले। भले ही मराठाओं ने एनडीए को महाविकास आघाड़ी से ज्यादा वोट इस चुनाव में दिया हो, पर इसका अगर कंपैरिजन 2019 के आम चुनावों से करें तो यह आंकड़ा काफी घटा है, जहां एनडीए को 59% मराठा वोट मिले थे, जबकि इंडिया ब्लॉक को 31%, यानी 5 सालों में एनडीए का 13% मराठा वोट बैंक कम हो गया। यही वजह है कि चाहे अमित शाह हो या देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी का कोई भी नेता मराठाओं को नाखुश करने का चांस नहीं लेना चाहता। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है और जब जब शरद पवार की सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। सोच समझ कर ये वाक्य बोल रहा हूं। 2014 में महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आया, सुप्रीम कोर्ट तक ठीक गया। किसकी सरकार थी 14 में बताइए जरा। मराठा रिजर्वेशन कंटिन्यू रखना है तो किसकी सरकार लानी चाहिए? महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 में से करीब 90 सीटों पर मराठा वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। मराठा समाज महाराष्ट्र में कितना पावरफुल है इसे ऐसे समझिए कि 4 जून के रिजल्ट में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से जीते 26 सांसद मराठा हैं, यानी 55% सांसद मराठा हैं। 11 मराठा सांसद एनडीए के कोटे से हैं, जबकि 15 महाविकास आघाड़ी के। 9 सांसद ओबीसी हैं, 6 सांसद अनुसूचित जाति से चुने गए हैं और 4 सांसद अनुसूचित जनजाति से आते हैं। महाराष्ट्र में भले ही महाविकास आघाड़ी के कोटे से ज्यादा मराठा सांसद हों, भले ही महाविकास आघाड़ी मराठा आरक्षण का समर्थन कर रही हो, पर कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी का सबसे मजबूत चेहरा माने जाने वाले शरद पवार के मन में राजनीतिक दुविधा जरूर है। दुविधा ये कि अगर मराठाओं के आरक्षण के मुद्दे को खुलकर सपोर्ट किया तो ओबीसी वोट बैंक नाराज हो जाएगा और अगर आरक्षण का सपोर्ट नहीं किया तो मराठाओं के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। शरद पवार को यह भी पता है कि वो सिर्फ मराठाओं के नेता नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के नेता हैं। ऐसे में उनका एक समुदाय की तरफ झुकाव आने वाले चुनावों में महाविकास आघाड़ी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। आरक्षण द्यायचं हा अधिकार हा केंद्र सरकारकडे पाहिजे आहे आणि महाराष्ट्राचे घटक या बाबतीत कुठल्याही प्रकारचे राजकीय मतभेद न घेता केंद्र सरकारने याच्यात पुढाकार घ्यायची तयारी ठेवली तर आमचं पूर्ण सहकार्य हा जो काही बदल करायचा त्यासाठी त्यांना राहील। सरकारच्या बाजूनं आम्ही समन्वयाची, सहकार्याची आणि सफाईची आम्ही भूमिका घ्यायला तयार आहोत
आणि या पद्धतीने आपण प्रयत्न करून याचा मार्ग काढू. ऐसा नहीं है कि मराठा शरद दादा पवार के पसोपेश को समझ नहीं पा रहे. तभी तो 11 अगस्त को सोलापुर में वो हुआ जो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. शरद पवार की रैली में उन्हें मराठा समुदाय के लोगों ने काले झंडे दिखाए. ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि एक समय था जब महाराष्ट्र के सबसे बड़े मराठा लीडर के तौर पर शरद पवार को देखा जाता था. मराठा नाराज है, मराठा गुस्से में, और ये बात किसी से छिपी नहीं है. जहां मराठा समाज अगर बीजेपी से नाखुश है तो वहीं महाविकास अघाड़ी के साथ भी नहीं. मराठवाड़ा क्षेत्र की 8 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं है. मात्र एक औरंगाबाद की सीट शिंदे की शिवसेना ने जीती. कांग्रेस के खाते में लातूर, नांदेड़ और जालना की सीटें आईं. उद्धव ठाकरे ने हिंगरोली, परभणी और उस्मानाबाद में अपना झंडा गाड़ा और शरद पवार ने बीड में जीत हासिल की. भले ही एनडीए सरकार ने फरवरी में विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास करवाया हो, पर चुनावों में इसका कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा. अशोक चव्हाण को साथ लाने के बाद भी नांदेड़ की सीट उनके हाथ से निकल गई. अब बीजेपी को डर है कि अगर यही हिसाब किताब विधानसभा में भी रिपीट हो गया तो सत्ता हाथ से जा सकती है. आमचा प्रयत्न आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मराठा समाजाला त्या ठिकाणी न्याय मिळाला पाहिजे आणि म्हणूनच आमच्या सरकारने 10% आरक्षण मराठा समाजाला दिलं. आम्ही ते टिकवून ठेवलंय, पुढेही आम्ही ते टिकवून ठेवणार आहोत. मराठा आरक्षण के मुद्दे का एनडीए पर चुनावी असर क्या होगा, इसको पता करने के लिए टाइम्स नाउ भारत और मेट्राइज ने मिलकर एक सर्वे किया. 42,680 रेस्पोंडेंट्स के सैंपल साइज के साथ ये पता चला कि 34% लोगों का मानना है कि इससे एनडीए को नुकसान होगा. 24% का ये मानना है कि एनडीए को फायदा होगा. 31% मानते हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा और वहीं 11% लोग इस पर अब तक कोई राय नहीं बना पाए हैं. यानी वोटर्स इस मुद्दे पर क्या करने वाले हैं ये क्लियर नहीं. तो इस पर और क्लैरिटी लेने और ये पता करने की मराठाओं के मन में आखिर है क्या, टाइम्स नाउ भारत की टीम सीधे मराठाओं के गढ़ में पहुंची. मराठाओं का मूड इस बार किस तरफ है, इधर सरकार की तरफ या उधर विपक्ष की तरफ, ये जानने के लिए इस वक्त मैं परभणी लोकसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महादेव जानकर को पटखनी हासिल हुई और बंडू जाधव जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वहां से जिन्होंने चुनाव जीता. ये जो इलाका है ये जालना के अंदर विधानसभा क्षेत्र आता है. घनसोंगी यहाँ पे ये एक विधानसभा आता है. यहाँ से राजेश टोपे जो है वो विधायक हैं जो कि शरद पवार की एनसीपी से नेता हैं. टाइम्स नाउ भारत के रिपोर्टर ने यहाँ युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों से बातचीत की और उनकी नब्ज टटोली. यहाँ ये पता चला कि गुस्सा सिर्फ शिंदे फडणवीस को लेकर ही नहीं बल्कि उद्धव और शरद के खिलाफ भी है. आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ के वोटर कितने भावुक हैं जरा ये देखिए. आप महाराष्ट्र सरकार के कामकाज से कितने सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? नहीं, हम उनके काम से सेटिस्फाइड है, लेकिन उनकी जो रणनीति है, जो भी मराठा आरक्षण के हिसाब से जो जिनका उस रिजर्वेशन में उनका जो अभी काम चल रहा है उसकी वजह से पूरा के पूरा महाराष्ट्र में मराठा समाज उसके पूरा खिलाफ है. महाराष्ट्र में मराठा समाज को ओबीसी के अंदर 50% के अंदर रिजर्वेशन चाहिए, वो छोड़ के बाकी सब दे रहे हैं. गवर्नमेंट के हिसाब से 50% से आगे देश नहीं सकती. जो दिया वाला है बिहार का वो रद्द हुए वाला है और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है वो रद्द हो जाएगा. जो देने का है वो 50 के आगे देच नहीं सकते. क्या गरज है हमारे को आरक्षण की, ये हमको पता है क्योंकि हमारे बहुत शिक्षण सिखाए हमने, बच्चों को पढ़ा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा. अभी यहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव हुए तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के उम्मीदवार जीत के आए, बीजेपी वाले हार गए. यहाँ पर मौजूदा जो विधानसभा के जो विधायक हैं वो जो है वो शरद पवार की पार्टी से आते हैं. इन नेताओं से कितनी उम्मीद है या इनसे भी नाराजगी? नहीं, आप बहुत उम्मीद थी उनसे, पर उन्होंने भी कुछ भी ऐसा भी ठोस कदम नहीं लिया हमारे लिए. अब क्या है, हम खुद ऐसा करेंगे कि जो हम बनाने देंगे हमको, हम वही लोग भेजेंगे. यानी गुस्सा सिर्फ बीजेपी को लेकर के नहीं? नहीं, सबको, सबके बीजेपी है राजकारणी, सबको, सबके तरफ हमारा गुस्सा है. 12 महीने हो गए ना हम लड़ते, क्योंकि हमें लाटे खाए. मैंने खुद पुलिस को बाहर लगा लड़ी मैं पुलिस से, क्योंकि उनके हमारे बच्चों को खूब मार लगा. इसलिए हमको बहुत चिड़े हो, कायदे से भी चिड़ हो रही,
क्योंकि हम हो गए 50 साल 70 साल लड़ रहे और खुद से तो 25 साल हो गए। ज्यादातर वोटर्स की नाराजगी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से। उनका कहना है कि कोई भी उन्हें उनका हक नहीं दिला पा रहा। अब कहीं मराठा समुदाय विरोध में ना खड़ा हो जाए, इसके लिए एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इमरजेंसी मोड में काम कर रहे हैं। अजीत पवार जी, मराठा रिजर्वेशन, इस पर क्या महायुति का मराठा रिजर्वेशन के बारे में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने मराठा रिजर्वेशन के बारे में सबकी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन कोई पार्टी या कोई लीडर उसमें नहीं आए थे। रिजर्वेशन देने का बारे में चीफ मिनिस्टर साहब जल्द से जल्द मीटिंग बुलवाना चाहते हैं और वो मीटिंग में हम सब बैठकर तय करेंगे कि कैसे रिजर्वेशन देना, क्या देना। मराठा आरक्षण की मांग यूं तो दशकों से चली आ रही है, पर पहले लोकसभा और अब विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा बढ़ चढ़कर राजनीतिक हलचल पैदा कर रहा है। तभी तो महाविकास अघाड़ी की रैली में उद्धव ठाकरे न सिर्फ अपना बल्कि कांग्रेस और शरद पवार का स्टैंड भी खुद अपनी जबान से क्लियर कर देते हैं। महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही समाजामध्ये जी काय आग लावलेली आहात, मराठा, ओबीसी, धनगर, मी तर स्वच्छ भूमिका मांडलेली आहे। मला वाटतं पवार साहेब तुम्ही सुद्धा मांडलेली आहे, काँग्रेसने सुद्धा मांडलेली आहे। मग मराठा आरक्षणाचं बिल लोकसभेमध्ये आणा, मर्यादा वाढवा, ओबीसीचं आरक्षण तसंच ठेवा, धनगरांना द्या, सगळ्यांना द्या। आज आम्ही सगळे महाविकास आघाडी त्याला पाठिंबा देतो। आणा आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचं बिल आणा। उद्धव ठाकरे बीजेपी पर जातियों में मतभेद पैदा करने का आरोप लगा रहे हैं। शरद पवार आशंका जता रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी से कहीं मणिपुर जैसी स्थिति न पैदा हो जाए। राजनीति में बातों का वजन होता है, तो अब सवाल यह है कि ऐसी बातें करके उद्धव ठाकरे और शरद पवार डर पैदा कर रहे हैं या कंफ्यूजन फैला रहे हैं या सच बता रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मराठाओं के आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी समाज नाखुश है। मराठाओं द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी इसे अपने साथ हुआ विश्वासघात बता रहा है, क्योंकि ओबीसी का मानना है कि मराठाओं द्वारा आरक्षण की मांग उनसे उनका अधिकार छीनने के बराबर है। इस पूरे मुद्दे पर पोस्टर बॉय बने हुए हैं अजीत पवार के साथी और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल, जो पूरे एनडीए के लिए टेंशन बने हुए हैं, क्योंकि छगन भुजबल एनडीए के विपरीत सीधे सीधे मराठा आरक्षण के विरोध में खड़े हुए हैं। छगन भुजबल महाराष्ट्र में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। खुले तौर पर वो कांग्रेस के एजेंडे को राजनीतिक फ्यूल दे रहे हैं। एनडीए में हुए इस दो फाड़ पर बीजेपी भी अब बहुत सोच समझकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। वहीं मराठा आरक्षण के अगुवा बने मनोज जरांगे पाटिल की रणनीति है या तो हराएंगे या गिराएंगे। सिस्टम का हिस्सा बनकर अधिकार मांगने का नारा जरांगे पाटिल ने ही दिया। हालांकि अभी उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का कोई फैसला नहीं लिया है, पर जरांगे पाटिल ने अपना फैन बेस पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अनशन 1 साल हो गया जारी है, सब जनता परेशान है, जरांगे पाटिल परेशान है, उनकी टीम परेशान है, हमारे हौसले बुलंद है, हम जरांगे पाटिल के पीछे ठाम है। पहली बार है कि मराठा समाज जरांगे पाटिल के सामने सब इकट्ठा हो गई। आपने देखा मराठे में पूरा मराठवाड़े में जरांगे पाटिल ने एक व्हिप जारी किया तो उनके कहने पर सीट आ गई। लोकसभा में भी हम वोच किया, विधानसभा में भी जरांगे पाटिल जो बोलेंगे हम वोच करेंगे। तो अब आने वाले चुनाव में आप गिराएंगे या लड़ेंगे? नहीं, लड़ेंगे। जरांगे पाटिल जिधर रहेंगे उधर हम चलेंगे। पाटिल चुनाव में उतरेंगे या नहीं, इसका फैसला 29 अगस्त को होगा, पर पाटिल ये साबित कर रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल भी हल्के में ना लिया जाए। सोलापुर धुले हाईवे पर जरांगे पाटिल अपना 6000 स्क्वायर फीट का आलीशान ऑफिस तैयार करवा रहे हैं। ऑफिस में वॉर रूम से लेकर मीटिंग हॉल और वीआईपी मीटिंग हॉल तक सब कुछ बनवाया गया है। इससे तो साफ तौर पर लगता है कि जरांगे मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में हैं। माना यह जा रहा है कि मराठवाड़ा ने जरांगे पाटिल के पीछे चलने का मन बना लिया है। जरांगे को मराठा की ताकत का एहसास है। उन्हें पता है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसीलिए जरांगे ने मराठाओं के लिए परमानेंट समाधान की व्यवस्था के तहत मराठाओं को ओबीसी की श्रेणी में आरक्षण की मांग की है। ज्यादातर लोग जो हैं उनकी नाराजगी सिर्फ
सत्ता पक्ष से नहीं, नाराजगी सिर्फ शिंदे फडणवीस से नहीं, बल्कि नाराजगी हर उन नेताओं से है जो उन्हें उनकी मांग नहीं दिला पा रहे, जो उन्हें आरक्षण नहीं दिला पा रहे। और ये लोगों की अब यही धारणा बन चुकी है कि अब अपने अधिकार को लेने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा और चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। आखिर सड़क के रास्ते जब तक मांग की जा रही थी, वो मांग को सदन में जाकर के करना पड़ेगा। और इसीलिए ये तमाम जो लोग हैं, ये मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल के साथ नजर आते हैं। ऐसे में 29 तारीख को मनोज जरांगे पाटिल क्या फैसला लेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। पर अगर जरांगे पाटिल चुनाव लड़ते हैं तो इसका कितना असर विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा, इसका सर्वे टाइम्स नाउ नवभारत और मेट्राइज की टीम ने मिलकर किया। सर्वे में पता चला कि 34% लोगों का मानना है कि जरांगे के पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने से एनडीए को फायदा होगा। 28% मानते हैं कि इससे महाविकास अघाड़ी को फायदा होगा। 32% मानते हैं कि इसका कोई असर ही नहीं होगा और 6% लोग इस बारे में कोई राय नहीं बना पाए हैं। यानी जरांगे पाटिल का चुनावी इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर अभी जनता भी क्लियर नहीं है। यही देखकर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सब कुछ उलझ कर रह गया है। यह समझ नहीं आ रहा कि वोट किस करवट बैठेगा। शरद पवार से लेकर अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण और अब एकनाथ शिंदे, मराठवाड़ा ने महाराष्ट्र को 12 मुख्यमंत्री दिए। इसीलिए मराठाओं का साथ हर पार्टी के लिए अहम है। पर अपने ओबीसी वोट बैंक को नाखुश करने का रिस्क भी कोई उठाना नहीं चाहता। ऐसे में लड़ाई कांटे की होने के साथ साथ कंफ्यूजन भी जबरदस्त पैदा हो गई है। जालना से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।